हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में भी हमने बिहेवियर ऑफ गैस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, उसके बारे में अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ द मैटर। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किस पे बेस्ड होती है? जो हमने मॉलिक्यूलर पिक्चर पढ़ा था मैटर का, उस पे। तो हम इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल के अंदर डीपली नहीं जा रहे हैं। ओके, अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें कंटेनर में एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस दे रखा है, तो ये जो गैस है क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन ही है। एंड ये इस मॉलिक्यूल लेवल का कलेक्शन किसके मल्टीप्लाई में होगा? एवोगाद्रो नंबर के मल्टीप्लाई में होगा। ओके, एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर द एवरेज बिटवीन मॉलिक्यूल इज अ फैक्टर ऑफ 10 और मोर देन टिपिकल साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर 2 एंगस्ट्रॉम। तो अगर किसी नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर में बात करी जाए, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है एटॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अराउंड 2 एंगस्ट्रॉम जितना इनके बीच में डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन को हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया? गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको नेग्लेजिबल मान लिया। एंड उसको नेग्लेजिबल क्यों माना? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड हम इस चीज़ से ये चीज़ निकाल सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल है ये फ्रीली मूव कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। एंड कैसे मूव कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एंड हमें कैसे पता चला कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं? हमें ये पता चला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। तो इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल को हम एज्यूम कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में किसी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे होंगे एंड इनके बीच का इंटरेक्शन नेग्लेजिबल होगा। However, occasionally they come closer to each other, experience intermolecular force and their velocity change. बट क्या होता है? दो गैस मॉलिक्यूल कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आते हैं, एंड बिकॉज इसके चारों और भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इसके चारों और भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो एक तरीके से इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। एंड कोलिजन से क्या होता है? डायरेक्शन एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती है। तो ये मान लो पहले ऐसे आ रहे थे, फिर क्या होगा? इनकी डायरेक्शन एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी एंड ये दो सेपरेट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इसी इंटरेक्शन को हम बोलेंगे कोलिजन बिटवीन गैस। क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए एंड कोलिजन हो गया। बट ये कोलिजन किस टाइप का कोलिजन होगा? ये कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन। हम एज्यूम करके चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड चीज क्या होती है? टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे। ओके, सो इन्हीं इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कोलिजन। ओके, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड इंस्टेंट। तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल एकदम से कोलाइड करे एंड डायरेक्शन चेंज कर दिया, इनके बीच में और कुछ इंटरेक्शन नहीं रहा। तो इस चीज की वजह से कोलिजन कैसा हमने एज्यूम कर रखा है? इलास्टिक कोलिजन है। एंड यही सब इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी ड्राइव करने के लिए प्रेशर का एक्सप्रेशन काइनेटिक थ्योरी के बेस्ड पे। तो यही सब चीज़ों की वजह से हम क्या करेंगे? प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। तो हम शुरू करेंगे केस लेके कि एक आइडियल मॉलिक्यूल है जो एक कंटेनर पे भरा हुआ है। ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है 3D, एंड इस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। एंड ये जो गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं ये आइडियल हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन कर रहे हैं। ओके, रैंडम मोशन इन द सेंस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
एंड बिकॉज ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स कभी ना कभी जाके इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे एंड इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। एंड हम एज्यूम करेंगे कि ये वॉल से इनका टकराना, ये जो कोलिजन हो रहा है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही है। एंड इन मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल पे टकराना ही प्रेशर को जनरेट करता है, ओके। एंड बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है तो हम इस चीज को एज्यूम करके रखेंगे कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, एंड जो टोटल मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमने निकाली है काइनेटिक थ्योरी की बेस में। आगे चलते हैं। सो जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है टेम्परेचर का, वो ये है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो कोई भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ओके। एंड प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही 3/2 kBn आ गया। एंड इस फॉर्मूले में 3 इसलिए आया है क्योंकि हम 3D ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर 1D ऑब्जेक्ट में बात कर रहे होते तो यहाँ 3 की जगह 1 आता, 1/2 kBnt। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल रही है। एंड वो इन्फॉर्मेशन क्या निकल रही है कि सेम टेम्परेचर पे जो लाइटर मॉलिक्यूल है उनकी जो स्पीड होगी, ये जो स्पीड होगी, जो v के ऊपर ही v का स्क्वायर किया है एंड उसके ऊपर बार लगा दिया है, ये जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी हैवियर के कंपैरिजन में। एंड ये जो चीज होता है, ये अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं RMS। R मतलब रूट, पहले रूट निकाला, मीन किया, स्क्वायर कर दिया, या फिर स्क्वायर का मीन निकाला एंड फिर उसका रूट लगा दिया, इसको बोलते हैं हम RMS। स्क्वायर करना पहले सब चीजों का, फिर उसका मीन निकालना, देन उसका अंडर रूट कर देना, इसको RMS कहते हैं। एंड हमें इस इक्वेशन से ये पता चला है कि सेम टेम्परेचर पे लाइटर मॉलिक्यूलर की स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हैवी मॉलिक्यूल। RMS को हमें ध्यान रखना है बिकॉज RMS अब हमें बहुत सारी जगह पे कैलकुलेट करना होगा। अब हम इस चैप्टर में समझते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, ओके, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है तो वो 3 डायमेंशन में रखा हुआ है, उसके पास 3 एक्सिस है x, y एंड z। एंड बिकॉज वेलोसिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप होती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके भी 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में, ओके। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी तो उन तीनों कंपोनेंट की एनर्जीज का सम करना होगा, ओके। तो अगर x एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v x स्क्वायर, y के अलोंग है हाफ m v y स्क्वायर एंड z के अलोंग है हाफ m v z स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा। एंड बिकॉज मॉलिक्यूल्स के पास कोई और एनर्जी नहीं होती है तो उनके पास टोटल एनर्जी भी ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी इन तीनों डायरेक्शन की एनर्जी का सम। अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसे ब्रैकेट में रखा गया है तो इसका मतलब क्या कि हम एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरेज ET इन तीनों एनर्जी का सम हो जाएगा। एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि हर एक एक्सिस पे हर एक मॉलिक्यूल के पास हाफ kBt एनर्जी होती है, ओके। हर एक डायरेक्शन में हर एक मॉलिक्यूल के पास हाफ kBt एनर्जी होती है, तो इसके पास भी हाफ kBt एनर्जी होगी अलोंग x।
y के अलॉन्ग भी हाफ kBt एनर्जी होती है एंड z के अलॉन्ग भी हाफ kBt एनर्जी होती है। तो हर एक डायरेक्शन में हाफ kBt एनर्जी होना ही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। सो ये है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कि एनर्जी को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एंड इन तीनों ही एनर्जी का सम 3/2 kBt कहलाता है। तो ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर वो 3 डायमेंशन में रखा गया है, 3 डायमेंशनल प्लेन में रखा गया है। ओके, 3 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन की बात आती तो 3 की जगह क्या होता, 2 होता, विच इज इक्वल्स टू 2/2 kBt, कैंसिल kBt। एंड 1 डायमेंशन की बात आ जाती तो हम एक ही एक्सिस की बात कर रहे हैं, 3 की जगह 1 हो जाता, सो हाफ kBt एनर्जी आ जाती। ओके, तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। और इसको हमने कैसे ड्राइव किया कि किसी एक मॉलिक्यूल के पास हर एक एक्सिस में हाफ kBt एनर्जी होता है, बिकॉज एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है कि हाफ kBt एनर्जी होनी चाहिए। एंड ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं 2 ब्रैकेट्स के बीच में जो टर्म डालते हैं, इसका मतलब होता है एवरेज एनर्जी। तो ये हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर वही समझाया गया है कि हाफ mv² एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एवरेज एनर्जी हाफ kBt होगी, सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाफ kBt होगी एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हाफ kBt होगी। अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन अ स्पेस नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। कोई भी मॉलिक्यूल जिसे स्पेस में फ्रीली मूव करना है उसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x, y, z, ताकि वो 3 कोऑर्डिनेट उस मॉलिक्यूल की परफेक्ट लोकेशन को डिफाइन कर सके। इफ इट्स कंस्ट्रेन टू मूव इन अ प्लेन, अगर मॉलिक्यूल को हमने कंस्ट्रेन कर दिया कि नहीं आपको 3 डायमेंशन की जगह 2 डायमेंशन में रहना है, एक्स एंड वाई प्लेन में ही रहना है, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम एक्सिस कम करते जा रहे हैं कंपोनेंट कम होता जा रहा है, एंड बिकॉज कंपोनेंट कम होता जा रहा है तो इस मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम, अब इस मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम नहीं रही कि वो 3 डायमेंशन स्पेस में चल सके, उसको अब एक स्पेस में ही चलना होगा। तो इसी फ्रीडम को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे शॉर्ट में DOF भी लिख दिया जाता है, कि 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट के पास खाली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि वो एक्स एक्सिस पे जा सकता है, वाई एक्सिस पे जा सकता है। किसी स्पेस में चलने वाले ऑब्जेक्ट के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि वो 3 एक्सिस पे घूम सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कन्फाइंड कर दे कि नहीं आपको तो एक्स एक्सिस पे ही आगे पीछे मूव करना है, तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है किसी एक सिंगल पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेट करने वाले ऑब्जेक्ट के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, अगर हमने तीनों एक्सिस को इंक्लूड कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की ओर भी जा सकता है, -x की ओर भी जा सकता है, ओके, z के अलॉन्ग भी जा सकता है, -z के अलॉन्ग भी जा सकता है, y के अलॉन्ग एंड -y के अलॉन्ग। तो इस ऑब्जेक्ट के पास 3 एक्सिस है जिस पे ये मूव कर सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या फिर 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कि 3 डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर सकता है, 3 एक्सिस पे ये ट्रांसलेट कर सकता है। ईच ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स टू अ टर्म दैट कंटेन्स स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल ऑफ मोशन। जितने भी ट्रांसलेशन मोशन होते हैं वो जनरली ये लाइन कह रही है कि हाफ mv² के प्रोपोर्शनल होती है।
किसी ना किसी टर्म के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एंड एवरेज एनर्जी हर एक टर्म की क्या होती है, हाफ kBT, ये अभी हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस लाइक आर्गन हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस के पास खाली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होती है? क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, तो ये एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकती है। बट अगर दूसरे डायटोमिक गैसेस की बात करें O2 एंड N2, इनके पास और ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो O2 के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? इनके पास 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। पर अभी तक हमने खाली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करी है, रोटेशन डिग्री फ्रीडम के बारे में बात नहीं करी है। तो ये जो O2 मॉलिक्यूल है उसके पास 2 एटम है, एंड इसके पास बिकॉज 2 एटम है तो ये एटम्स क्या हो सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड ये एटम मूव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इन कंपैरिजन टू मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या गैसेस। मॉलिक्यूल दस हैव 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। O2 जैसे मॉलिक्यूल या N2 जैसे मॉलिक्यूल के पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि ये मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट कर सकता है स्पेस में, एंड ये वाला मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन में फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो अगर हमने टोटल एनर्जी निकाली ट्रांसलेशन की एंड रोटेशन की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये मॉलिक्यूल 3 एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकता है और इनके पास 2 रोटेशन है। अगर इसकी रोटेशन ω1 है, इसकी रोटेशन ω2 है, तो ये इसके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एंड अगर हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें तो सबके पास हाफ kBT एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी 3/2 5/2 kBT आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 5 एवरेज एनर्जी हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट कर सके मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। डायटोमिक के बारे में हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि उसके जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली स्पेस में रोटेट कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा हाफ I ω1 स्क्वायर एंड हाफ I2 ω2 स्क्वायर टर्म इक्वेशन में जुड़ जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे मेनली कंसंट्रेट किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।